नमस्कार। भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम फिल्म पर बात करेंगे कि फिल्म का जो शुरुआती दौर था और आज का दौर था, ये किस तरह से आगे बढ़ा। तो हम बात करें तो चाहे आध्यात्म हो या राजनीति, फिल्म के पहले पर्दे पर हर चीज की आजमाइश होती चली आ रही है। भाईचारे की आड़ में खतरनाक खेल खेलने में माहिर लोग बॉलीवुड में दबदबा बनाए रखने के लिए तरह तरह का खेल खेला, कई दांव पेच भी अपनाए ताकि फिल्म इंडस्ट्रीज पर एक विशेष वर्ग का कब्जा कायम रहे। दबदबा कायम रखने के लिए कई खूनी खेल भी खेले गए, लेकिन जब समय ने करवट बदला तो उनके घिनौने खेल उजागर होने लगे। जिनके सितारे सातवें आसमान पर थे, गर्दिश में मिलने लगे। आखिर ऐसा क्यों? इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चिरपरिचित डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि फिल्म इंडस्ट्रीज में जो शुरू से लेकर और आज तक खेल खेला जाता रहा है, वो डर्टी गेम क्या है। स्टूडियो में आपका स्वागत है शर्मा जी। नमस्कार पांडे जी, सभी दर्शकों को मेरा विनम्र प्रणाम। आप एक तरह से हर चीज के विशेषज्ञ माने जाते हैं, एनालिस्ट माने जाते हैं। आज हमने जो सब्जेक्ट चुना है वो ये है कि फिल्मों में किस तरह से एक विशेष वर्ग का कब्जा कायम रखने की कोशिश की गई और ये परंपरा सदियों तक बरकरार रखने की कोशिश की गई। जी। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फिल्म इंडस्ट्रीज की शुरुआत, यानी फिल्मों की शुरुआत कब हुई और कैसे कैसे नाम आते गए इसमें भी जी। और क्या नाम, ये जो नाम आए, क्या भारतीयों को छलावा करने के लिए था या कुछ और इसका मकसद था। हिंदी फिल्मों के इतिहास की चर्चा करें तो सबसे पहले सन 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया, जो कि एक मूक फिल्म थी। और उसके बाद लगभग 18-20 साल के बाद 1931 में आदिशर ईरानी ने आला मारा फिल्म बनाई, जो कि पहली बोलती फिल्म हिंदी फिल्मों की मानी गई है। तो लगभग पिछले 100 या 110 साल के फिल्मों के इतिहास को हम अनेक सेगमेंट में उसको बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले का सेगमेंट हम 40 से 60 के बीच का ले सकते हैं। तो इस दौरान काफ़ी सारी लिटरेरी जो हमारी रचनाएं थी, हमारे साहित्यकारों की, नॉवेल्स थे, स्टोरी राइटर्स थे, लिरिक्स थे, कवि थे, लेखक थे, उनकी रचनाओं पर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर फिल्मों का निर्माण हुआ। और उस समय हमारे जो पहले जो फिल्मकार थे दादा साहब फाल्के, उन्होंने कई सारी जैसे राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी और कई धार्मिक फिल्में, मतलब सामाजिक सरोकार की फिल्में, धार्मिक फिल्में और कई अच्छे जो बंगाल के नॉवेलिस्ट थे उनकी फिल्म, उनके लिटरेचर पर बेस्ड फिल्में बनाई गई। तो वो बिल्कुल लोगों को टच करती थी और लोग उसको पात्र के रूप में खुद को उसमें देखा करते थे। जी जी। उसके बाद फिर जब 60s का युग शुरुआत हुआ तो उसमें भी काफी सारे स्टोरी लाइन जो थी वो फिल्मों की और अच्छी उभर कर आने लगी और एक सुगठित उसको एक रूप प्रदान किया गया, एक इंटीग्रेटेड रूप मिला उसमें। तो उसमें हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ था, जो हमारे लिरिक्स लिखने वाले थे, कवि थे, वो थे, स्टोरी राइटर थे और उसमें साथ में एक्टर भी थे। और जब 60s के अंत में और 70s के शुरू में जब फिल्में अपने पॉपुलैरिटी के चरम पर पहुंची, तो उसके बाद फिर इसमें ये सारा जो आपने शुरू में वर्णन किया, इसमें ये सारी बुरी चीजें शामिल होती चली गई। 70s के ऑनवर्ड्स फिल्मों को पैसा कमाने का एक साधन माने जाने लगा और उस समय फिर फाइनेंसर्स, कॉरपोरेट हाउसेज और काफी हद तक जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड था उसने इसमें पैसा लगाना शुरू किया और उसके बाद इसमें फिर ये सारी बुराइयां इसमें शामिल होती चली गई। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि 1931 में फिल्मों में म्यूजिक का समावेश हुआ, फिल्मों में गाने का समावेश हुआ और फिल्मों को एक कमर्शियल रूप देने की कोशिश की गई वहां। तो सर, उस कुछ ऐसे कलाकार थे जो आज भी उनका नाम जिंदा है, लेकिन जब उनका नाम जब आता रहा तो वो अपना नाम बदल के इस्तेमाल करते रहे। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? इसके पीछे देखिएगा कि जो भी
फिल्मों में लोग आते थे, तो उस समय, अब इसके पीछे कारण तो मैं शायद ना बता पाऊँ कि क्या था, लेकिन जैसे यूसुफ खान ने अपना नाम दिलीप कुमार कर दिया, बदरुद्दीन काजी जॉनी वॉकर बन गए, और इसी तरह जद्दन बाई की बेटी जो कि एक तावेब थी, जद्दन बाई, उनकी बेटी नरगिस के रूप में आई, और महजबीन खान मीना कुमारी के रूप में आई, संजय खान ने भी अपना नाम बदला। तो इस तरह से काफ़ी लोग उस समय नाम बदलते थे, लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि वो नाम बदल नहीं रहे हैं, बल्कि अपने उन्हीं नामों से आ रहे हैं। और नाम बदलने की ये प्रक्रिया जो कि लगभग 60s तक रही, उसके बाद फिर ये नहीं रही, और आप हामिद खान अजीत के रूप में है, जो कि बहुत बड़े विलन माने जाते थे, और जयंत जो कि अमजद खान जो एक विलन का रोल करते थे, तो वो जयंत, उनके फादर भी वो नाम बदलकर फिल्मों में, इस तरह काफी सारे हमें ये इसमें उदाहरण मिलते हैं नाम बदलने के। क्या ऐसा लगता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ और इसके बाद जब हिंदू मुस्लिम का जो पक्ष चला कि भाई मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान और हिंदू में हिंदू यहाँ रहें मुस्लिम वहाँ रहें, तो उस समय एक ऐसा जन भावना उभरी हमारे देश में कि शायद मुस्लिम अस्वीकार हो हमारे देश के लिए, तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि शायद हमें स्वीकार न किया जाए असली नाम से। क्या ये कारण रहा होगा? बिल्कुल, ये बहुत वाजिब कारण लगता है, क्योंकि जिस धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, हिंदू विश्व में पिछली सदी में बहुत सारे देशों का विभाजन हुआ है। भाषा के आधार पर हुआ, क्षेत्र के आधार पर हुआ, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर हुआ, लेकिन धर्म के आधार पर सिर्फ एक विभाजन पूरे विश्व में हुआ, जो कि मिसाल है भारत और पाकिस्तान की। तो हो सकता है ये रीज़न काफ़ी रहा हो जो कि आपने जिक्र किया, लेकिन धीरे धीरे ये भावना फिर लोगों में समाप्त होती चली गई, और आज बड़े फक्र से लोग अपने नाम को उजागर करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनकी चल रही है। एक अच्छी परंपरा है कि नाम अपना उजागर करें और उसके साथ चलें, तो अच्छी बात है। वैसे भी हम पहले भी अगर 60s में फिर एक बार एक सवाल ले लेते हैं कि अगर हम नाम को उजागर नहीं करते, छुपाते हैं, और छुपा के हमने अपनी पॉपुलैरिटी मतलब हिंदू नाम से हमने अपनी ख्याति प्राप्त की, वैसे भी जो आज भी लोग स्वीकार करते हैं, हिंदू वर्ग में स्वीकार किया जाता है वैसे, लेकिन ये चीजें इनके मरने के बाद नाम खुले, पहले जनता के बीच नाम नहीं आते रहे। जब इनका देहावसान हुआ, इनके बाद तब पता चलता रहा कि फलाने को फलाने नाम से जाना जाता रहा, तब लोगों को लगा कि अरे यार ये तो हमारे साथ छल हुआ। वैसे ये छल की जो शुरुआत थी, ये पिछले करीब ये 70s ऑनवर्ड्स ये शुरू हो गया था, पिछले 50-55 साल में। और एक IIM रोहतक के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर धीरज शर्मा, उन्होंने पिछले 50-55-60 साल में हिंदी फिल्मों पर रिसर्च की है, और लगभग अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने रैंडमली फिल्में उठाई हैं, करीब 50 या 60, और उनका उन्होंने गहन विश्लेषण किया अपनी टीम के साथ, पूरा उनके पास डेटा है। उसमें ये पाया गया कि उसमें से 58% जो करप्ट पॉलिटिशियन जो फिल्मों में दिखाए गए वो ब्राह्मण थे, और 62% जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे वो वैश्य नाम के थे, और 74% सिखों को मजाक या लॉफिंग स्टॉक के रूप में दिखलाया गया, और लगभग 84% मुस्लिम करेक्टर्स ऑनेस्ट, रिलीजियस, ईमान के पक्के, 5 वक्त के नमाजी थे, चाहे वो विलेन रहे हों, मर्डरर रहे हों फिल्म में, या रेपिस्ट रहे हों, या कोई ठगने का काम करते हों, लेकिन उनको एक नैरेटिव के तहत ये सारा इसमें दिखाया गया। इसके अलावा इस टीम ने ये भी विश्लेषण किया कि जो 20 फिल्में थी जो कि पाकिस्तान का जिसमें जिक्र था या पाकिस्तान स्टोरी लाइन में था, 20 फिल्मों में से 18 फिल्मों में दिखाया गया कि पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाज होते हैं, खुले विचारों के होते हैं, और गेस्ट को वेलकम करने वाले होते हैं, और दूसरी ओर जो इंडिया के लोग, भारत के लोग हैं, वो दकियानूसी हैं, कंजर्वेटिव हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, डरपोक हैं, और अनरीजनेबल लोग हैं। तो ये एक नैरेटिव सेट पिछले 50-55 साल में किया गया, और फिल्में फिर उसी आधार पर आगे चलती चली गई। हिंदू प्रधान देश होने के बावजूद भी ये चीजें दशकों तक सहन किया जाता रहा, इसका मेन कारण क्या आप देखते हैं? इसका मेन कारण सबसे बड़ा तो हम लोगों में अवेयरनेस का अभाव है। अब मैं कुछ फिल्मों का जिक्र करता हूं जो कि ब्लॉकबस्टर्स रही हैं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स रही हैं। अब शोले फिल्म में एक सीन है कि धर्मेंद्र
जो पात्र है वो हेमा मालिनी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए शिव मंदिर में जाता है और शिव जी की आवाज में कुछ बोलता है। और तो इससे ये परिलक्षित होता है कि मंदिरों में लोग छेड़ाखानी करने के लिए जाते हैं, जो कि किसी एक बड़े लीडर ने भी ऐसा कुछ कहा था। दूसरी तरफ दीवार फिल्म का जो हीरो है वो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है, लेकिन साथ ही वो 786 नंबर का बिल्ला अपने यहाँ पर पॉकेट में रखता है और वो कई बार उसकी जान भी उससे बचती है। तो एजेंडा इस तरह से सेट किया जाता है। इसी तरह से अभी लेटेस्ट 10-12 साल पुरानी फिल्म है, 12-15 साल पुरानी, पीके। उसमें आपने देखा कि किस तरह से हिंदू परंपराओं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया। और वो पीके के डर से जो भगवान शिव का एक जो रूप धरे हुए कैरेक्टर है वो डर के मारे टॉयलेट में चला जाता है। इस तरह का कुछ इसमें सीन है। और साथ ही उसका जो हीरो जो आमिर खान जो है वो ये कहता है कि भगवान का तो रॉन्ग नंबर है। इस तरह से कुछ उसमें, शायद मैंने तो देखी नहीं लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था कि इस तरह से। नहीं, बहुत अच्छी तो ये पूरा इस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जाता रहा। और साथ में इसका जो मूल कारण, एक तो हम लोगों में अवेयरनेस की कमी है अपने धर्म, संस्कृति, भारतीयता के प्रति, और दूसरा ये भी है कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, खासकर जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उसके लगभग 18 से 20 करोड़ दर्शक पाकिस्तान में हैं और उनको खुश करने के लिए इस तरह का नैरेटिव एक सेट किया जाता है। और साथ ही जो यूरोप, अमेरिका आदि हैं, वहां पर भी कई मिलियन पाकिस्तानी दर्शक हैं हिंदी फिल्मों के। तो शायद उनको पैसिफाई करने के लिए हमारे जो एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फाइनेंसर वगैरह हैं, ये सारे इस तरह के खेल सनातन के विरुद्ध एक रचते आए हैं। भारत में रहते हुए भी भारत बाहर के लोगों के लिए एजेंडा सेट करना ये मेन था। अच्छा, एक चीज आप क्या मानते हैं इस सिलसिले में कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो साहित्य है, उसको अगर हम देखें तो ये समझ में आती है कि जो हमारे आज़ादी के बाद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं वो सब एक ही वर्ग के आते रहे हैं। तो क्या इसका भी कुछ रोल है, एक फैक्टर के रूप में आप देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है। इसमें जो पहले 5 शिक्षा मंत्री थे, मौलाना आज़ाद, फखरुद्दीन अली अहमद, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, नूरुल हसन, ये तो इन्होंने एक एजेंडा इस तरह से सेट किया कि इन्होंने जो इतिहास लिखने का काम, लेखन का काम जो था, गद्दी पर तो खुद काबिज हो गए, और जो इतिहास लेखन का काम था, जो एक सोसाइटी में नैरेटिव सेट करने का काम था, गलत नैरेटिव वो इन्होंने लेफ्ट लिबरल्स को दे दिया। और उन्होंने अपने हिसाब से फिर सारे नैरेटिव सेट किए और फिल्मों को एक क्रिएटिव लिबर्टी या आर्टिस्टिक फ्रीडम के आड़ में इन्होंने सारा सनातन विरोधी खेल खेलना शुरू किया, और जो अपने चरम पर पहुंचा। और जैसे मैंने कई सारे उदाहरण दिए, अभी बहुत पुरानी फिल्म नहीं है, मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, उसमें एक गाना है जिसमें कि हवन करेंगे शब्द है, जिसको कि एक मजाक के तौर पर लिया गया है। तो वो कहीं स्टोरी लाइन में कुछ भी नहीं है उस चीज का, लेकिन उसको कोई एक्सप्लेन कर पाए कि ये हवन करेंगे क्यों उसमें डाला गया। इस तरह से कई सारी चीजें। बजरंगी भाईजान नो नाम ही है, तो नाम पर ही विवाद है, बजरंगी भाईजान ये किस तरह का नाम है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि सेंसर बोर्ड द्वारा रोकी जानी चाहिए थी, वहां पर भी उन्होंने अपने लेफ्ट लिबरल लोगों को बिठाकर उन फिल्मों को पास करवाया, और फिर वो जन जन में फैली, पूरी दुनिया में फैली। और इम्प्रेशनेबल एज वाले जो बच्चे हैं, जो अपने एडोलसेंट लोग हैं, 11 से 19 आयु वर्ग के, उनको जब ये फिल्में दिखाई गई तो उन्होंने उसी नैरेटिव को सच मान लिया और ये माना कि हिंदू यानी कि हम लोग कंजर्वेटिव हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, डरपोक हैं और करप्ट हैं, और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो दूसरा वर्ग है वो अपने ईमान का पक्का है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, लेकिन वो ईमान का पक्का है, 5 वक्त का नमाजी है। ये एजेंडा पूरी तरह से सेट कर दिया गया। भाईजान का आपने भी नाम लिया जी, बजरंगी भाईजान जी। तो बजरंगी को तो छोड़ दीजिए, आपने बताया कि इस पर क्लेश है और अस्वीकार्य है ये चीजें। जब आप भाईजान का नाम लेते हैं तो एक ही भाईजान मुंबई में दिखाई देता है, बॉलीवुड में दिखाई देता है, उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। और दाऊद इब्राहिम के समय में जो खेल खेला गया फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर, वो आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं छुपा है कि किस तरह से खेल खेला गया, किस तरह से उसका मिसयूज किया गया, किस तरह से कलाकारों को दबाया गया और किस तरह से उन पर कब्जा किया गया। जी बिल्कुल सही है। वो खेल अभी भी जारी है। अभी भी फिल्मों की जो अप्रूवल है वो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन नहीं देता, सेंसर बोर्ड नहीं देता, वो दुबई या कराची से उनका हरी झंडी दिखाई जाती है। और
उस समय जैसे मैंने बताया कि 70s ऑनवर्ड्स माफिया का, अंडरवर्ल्ड का, मुंबई के डॉन्स का इसमें पैसा लगना शुरू हुआ, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसमें नैरेटिव सेट करना शुरू किया। और अब जब वो देश में नहीं है लेकिन एजेंडा चल ही रहा है, लेकिन अब कुछ बिजनेस, जो कॉर्पोरेट हाउसेज, जो बिजनेस हाउसेज जी जो बॉलीवुड के हैं, 4-5 बिजनेस हाउसेज जिन्होंने कि इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, और ये स्टार किड्स को ही आगे बढ़ाते हैं। नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा चलता है, स्टार के बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, जो पूरी देश भर से लोग वहाँ जाते हैं राइटर बनने, लिरिसिस्ट बनने, एक्टर बनने, एक्ट्रेस बनने, उनको वहाँ पर साइडलाइन एकदम से कर लिया जाता है, और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि या तो वो उनका जीवन समाप्त, अपनी जीवन लीला समाप्त करने की तरफ अग्रसर होते हैं, सुसाइड करने के होते हैं, या जो काफ़ी ऊपर आ जाए अपने टैलेंट के दम पर, उनको वो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इतना ये एक बॉलीवुड में इस तरह का एक ये नेक्सस इन लोगों ने बना लिया है। अच्छा, ये खेल इतना शांतिप्रिय तरीके से, मतलब कोल्ड ब्लडेड आप कह सकते हैं, इतना शांतिप्रिय तरीके से खेला जाता है, जैसे दिव्या भारती हो गई और भी कलाकार जो भी रहे जिन्होंने सुसाइड किया, और ये कहा गया कि ये सुसाइड कर रखे हैं, वास्तव में सब सुसाइड नहीं है। वहाँ इस तरह से टेल है कि जो भी नॉर्दर्न इंडिया से लोग गए, राजस्थान ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, इधर सब चीज़ों के लिए, तो इनको ट्रेल किया जाता है, वहाँ पे बाकायदे ट्रेल किया जाता है, ये किस नाई के पास जाते हैं, कहाँ जाकर बैठते हैं, किस डॉक्टर के पास जाते हैं, और वहाँ धीरे धीरे स्वीट पॉइजन देने का काम शुरू होता था। और एक समय आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा उन एक स्थिति बन जाती है या बना दी जाती है कि वो अल्टीमेट उनको ये दिखाने में सुविधा हो जाती है कि इन्होंने सुसाइड किया है। वैसे भी क्या आज भी कमोबेश वो स्थितियां आप देख रहे हैं? देखिए, बॉलीवुड का एक बड़ा डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जिसने खुलेआम पर कहा है, खुले तौर पर ये कहा है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी को लूँ, स्टार किड्स को ही लूंगा क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनका मैनरिज्म अच्छा होता है, उनको उनकी मतलब ब्लड में एक्टिंग होती है, डीएनए में एक्टिंग होती है, और बाकी सारे जितने भी ड्रामा स्कूलों से बच्चे आते हैं एक्टर बनने के लिए और कुछ भी बनने के लिए, तो उनको एकदम से साइड लाइन कर दिया जाता है। उनको कहते हैं छोटे मोटे कोई साइड रोल आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो हम ऑफ लेट हमने ये देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स, जिनको एक टर्म दी गई है, और जो इसके विरोध में आता है उसके पीछे ये सारे एक होकर एक पीछे पड़ जाते हैं। इसके कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, किसी का नाम हम इसमें नहीं लेना चाहेंगे। और धीरे धीरे फिर अब आप ये देखें कि जब लोगों ने इसको समझना शुरू किया पिछले 10-15 सालों में, तो एक बॉयकॉट बॉलीवुड के नाम से एक ट्रेंड इसमें चला, जिसमें कि इनके लोगों के जो नैरेटिव थे, कई लोग हमारे दुश्मन देश टर्की के साथ हैं, उनकी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, कई पाकिस्तान के साथ हैं, कई इस तरह के साथ हैं, तो जो कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कलाकार यहाँ पर आएँ, और वो कहते हैं कि ये तो कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, कोई देश काल नहीं होता। तो वो उनको यहाँ के इतने सारे जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं उनको साइड लाइन करने के बाद वो पाकिस्तानी लोगों की हिमायत करते हैं यहाँ पर। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में, लगभग 1 दशक या उससे कुछ कम समय में, 10 में से 9 बॉलीवुड की हिंदी फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रही। कोई एक आध जो हिट होती है वो कोलैबोरेशन होती है साउथ की, क्योंकि साउथ में अभी भी सनातन कल्चर, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म दर्शन को महिमा मंडित करने वाली फिल्में बनती हैं। उसमें भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन का मजाक नहीं उड़ाया जाता। तो पहले जब बॉलीवुड की जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो साउथ को अछूत समझती थी कि इनकी बी ग्रेड की फिल्में हैं, आज वो बड़े लालायित हैं साउथ की फिल्मों से कोलैबोरेट करने के लिए, क्योंकि उनको तो किसी तरह से बस फिल्मों में आकर पैसा कमाना ही उनका आखिरी उद्देश्य है। तो आपका ये मानना है कि साउथ और नॉर्थ के कलाकार जब मिलते हैं, जब आइडियोलॉजी इनकी मिलती है, तो ये जो नेपोटिज्म वाली जो सिस्टम है ये धराशायी हो रही है आज की तारीख में? वैसे भी आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय जो बॉलीवुड को बचने का एकमात्र जो एक बेल आउट का पैकेज इसका है वो यही है कि साउथ की फिल्मों से ये इस तरह से गठजोड़ करे। तभी आपने देखा होगा कि फिल्मों में अब मिक्स कलाकार आ गए हैं, कुछ साउथ के कलाकार हैं, कुछ नॉर्थ के कलाकार हैं। इस तरह से पहले इस तरह की फिल्में नहीं बना करती थी, तो इस तरह से कलाकार आ गए हैं अब, और इनके पास बस यही एक उपाय बनता है कि उनकी किसी तरह से उनकी पूंछ पकड़कर इस बेतरनी को पार करें। साउथ के लोग ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, फिल्म मेकर्स जो हैं, अच्छी रिसर्च वो करते हैं, अच्छे उनकी
एक्टिंग स्किल्स भी मैं कहूंगा अच्छे, वीएफएक्स हैं, अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स हैं, पर्सनालिटी भी अच्छे अच्छे, एक्शन सीन्स हैं, पर्सनालिटी भी, पर्सनैलिटी अच्छी है उनकी, सोच भी अच्छी है। इसी सोच भी अच्छी है, इसीलिए आपने, और वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो कोई, आप उनको सामान्य जीवन में अगर देखेंगे तो शायद पहचान भी ना पाए, इतने बड़े बड़े एक्टर और इतने मेगा स्टार हैं। बिल्कुल नॉर्मल अपना धोती कुर्ते में या इस तरह से चप्पल में रहते हैं और बड़े लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और जो कमी हम लोगों की भी है कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो जितने भी एक्टर्स हैं, जिनको हीरो हीरोइन का हमने दर्जा दिया कि दे आर सिंपली एक्टर्स, एंटरटेनर्स हैं वो, उनको हमने सिर पर अपने बिठा रखा है। तो ये हमें छोड़ना पड़ेगा और साउथ की जो फिल्म मेकिंग है उससे हमें सबक सीखना पड़ेगा। और कई बार फिर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने ये भी कहा है कि भाई इस ट्रेंड को छोड़िए बहिष्कार का या जो बॉयकॉट का, लेकिन लोग अब इनकी इस नेक्सस को, चाल को समझ चुके हैं और शायद ही, मुझे नहीं लगता कि अब ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फिर से रिवाइव कर पाएगी। एक सवाल और हम लेते हैं इसमें, और ये जानने की आपसे हम कोशिश करेंगे कि सर आप ये बताइए कि पहले के जो गाने हैं जी 60s की भी अगर हम गानों को लें, जी वो आज तक जिंदा है, आज तक हम लोग भी सुनते हैं, नई पीढ़ी भी उसको सुनती है। आज के गाने को कोई याद नहीं कर पाता एक सप्ताह भी। देखिए, जो हिंदी फिल्मों का और जो बाकी दुनिया भर में बनने वाली फिल्में जो हैं, चाइनीज हो, जापानीज हो, कोरियन हो, हॉलीवुड की हो, यूरोप में बनने वाली हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे बड़ा मूल अंतर ये था कि हमारे फिल्मों में लिप सिंक दिखाया जाता था, यानी कि पर्दे पर कुछ चल रहा है, गा रहे हैं और वो लिप सिंक कर रहे हैं और पीछे से गायक या जो भी इस तरह से पार्श्व गायक। पार्श्व गायन शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और कहीं आजमाइश इसकी हुई होगी, तो ये इसको एक अलग बनाती थी। और बड़े से बड़े हमारे सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, बड़े से बड़े कवि, लेखक, उनकी रचनाओं पर आधारित शायर होते थे बड़े बड़े, वो जब ये लिखते थे तो ये फिर बहुत बढ़िया संगीत होता था, बहुत बढ़िया उसका पिक्चराइजेशन होता था, बहुत बढ़िया लिरिक्स होते थे और बहुत बढ़िया उसको वेन्यू पर फिल्माया जाता था। तो इन सब से मिलकर वो जो एक कालजयी चीज बन जाती थी, और वो आज मिसिंग है। लिप सिंक आजकल फिल्मों में मिसिंग है बिल्कुल भी। जो भी गाना है वो शोर होता है, या तो फिल्म के आखिर में उसको दिखाया जाता है या फिर उसको बैकग्राउंड में दिखाया जाता है, तो लिप सिंक ये खत्म है सारा। तो इस वजह से वो गाने लोगों को हॉल से बाहर निकलते ही वो भूल जाते हैं। और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि 50-60s के गाने जो कि 50-60 या इससे भी ज्यादा पुराने हैं, वो हम आज भी बड़े चाव से सुनते हैं और आज की पीढ़ी भी उनको बड़े चाव से सुनते हैं, क्योंकि बड़े कर्णप्रिय हैं। उनका संगीत मधुर है, उनके लिरिक्स अच्छे हैं, उनको गाने वाले अच्छे हैं, और जो पिक्चराइज हुआ वो बहुत बढ़िया था। यानी कि आप ये मान रहे हैं सच्चाई को कि ताल, छंद, लय और मात्रा जी गानों से बिल्कुल नदारद है, जी जी और इसीलिए आज जो गानों की स्थिति बन रही है, लोग अब वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं और मिक्स पिक्चरें बना रहे हैं, जो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है, पब्लिक के दिल को नहीं छुपा रही है। आजकल फिल्म, जैसे मैंने बताया कि पैसा कमाने का साधन है, आप फिल्म बनाइए, प्रोड्यूस कीजिए, किसी भी तरह से पैसा उसमें लगाइए, अंडरवर्ल्ड का, माफिया का, हाई इंटरेस्ट रेट पे, उसके बाद उसको आप रिलीज करते हैं मूवी को। काफी सारे आपके पास सिनेमा हॉल है जहां पर पर्दों पर ये मूवी रिलीज होती है, उसके म्यूजिकल राइट्स चले जाते हैं, कुछ उसके ओवरसीज राइट्स चले जाते हैं। तो इस तरह से वो जोड़ तोड़ करके कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट वो निकाल लेती हैं, फिर वो नेटफ्लिक्स पर, टीवी पर इस तरह से आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पूरा वो गणित या पूरा ये कैलकुलेट पहले ही कर लेते हैं जो है, और इस तरह से फिर वो फिल्मों को थोड़ा बहुत उससे वो लाभ कमाने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जो कंटेंट देखा जाए तो कंटेंट इस तरह से है कि फिल्म आपने अगर 4 दिन पहले देखी तो आप भूल जाएंगे कि क्या उसकी देखा फिल्म की आपने? स्टोरी लाइन क्या था क्या देखा? या क्या उसमें एक्टर थे। जबकि हमें 50 साल पुरानी गाइड फिल्म है, वक्त फिल्म है, आपकी आनंद फिल्म है, अमर प्रेम है, दो आंखें बारात है, अभी तक हमारे मानस पटल पर अंकित है। तो चलिए, ये रही फिल्मों के बारे में कुछ जानकारी। हालांकि फिल्मों में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, फिर अगले एपिसोड में उसको लेंगे। लेकिन आज हम युवा वर्ग को हम यही कहेंगे कि आज हाथ हाथ में मोबाइल हो गई है, और आप लोग रात रात भर उस फिल्म को देखते हैं, उस डर्टी चीज को देखते रहते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर है। तो हम आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को कि आप जब भी फिल्मों को देखें उसके कम से कम सच्चाई को जानें, क्योंकि उनके जो हीरो हैं वो कभी आइडियल आपके नहीं हो सकते। पर्दे की कहानी कुछ और होती है और वास्तविक जीवन की कुछ और होती है। तो उनके अपने जिंदगी का कभी भी आप आइडियल मत बनाइए, उनको कभी भी मत बनाइए। अगर आप उनको बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने जिंदगी में आपको धोखा खाना पड़ेगा।
आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।